नारेशन तो आप बनाना जानते ही होंगे, लेकिन नारेशन में कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं टर्म्स, उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से टर्म हैं। पहला कंफ्यूजिंग टर्म है रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। अक्सर स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, क्योंकि जनरली जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच यानी जो हमारा डायरेक्ट नारेशन रहता है वो इस फॉर्म में दिया रहता है, लेकिन हमारा रिपोर्टेड स्पीच आगे भी दिया हुआ हो सकता है और रिपोर्टिंग स्पीच पीछे दिया हो सकता है। अगर इस टर्म में भी है तब भी ये डायरेक्ट नारेशन का सेंटेंस सही सेंटेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सही सेंटेंस है। अगर ऐसे भी दिया रहे तो इसका मतलब ये ही होगा। और एक टर्म रहता है ही सेड और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राम लिखा रहेगा और फिर एक कॉमा लगाया हुआ रहेगा, उसके बाद एक सेंटेंस रहेगा। तो इसको भी, जो ये सेंटेंस हुआ, इस सेंटेंस को भी इस सेंटेंस के फॉर्म में या फिर इस सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तीनों जो सेंटेंस है वो सेंटेंस तीनों का तीनों एक ही अर्थ दे रहा है। ये तीनों डायरेक्ट नारेशन का सेंटेंस है और ये तीनों एक ही अर्थ दे रहा है, तो इसमें अब से कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा कंफ्यूजिंग टर्म है यूज ऑफ टू। इसमें कंफ्यूजन यहाँ पर आती है कि जब इसका हम डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन बना रहे होते हैं तब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू का यूज करना है या फिर नहीं करना है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हो जाता है ही टोल्ड। अब इसके बाद कंफ्यूजन आता है कि टू का यूज करना है या फिर नहीं करना है। तो जब इसमें टू दिया हुआ हो, रिपोर्टिंग वर्ब में टू दिया हुआ हो, तब जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टू का यूज नहीं करते, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी टू का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर बात क्लियर हो रहा है, टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो आगे से ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन बना रहे होंगे तब जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू होता है उसको ना लिख करके उसके बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, ईटीसी। यानी हम आस्क वाले फॉर्म का यूज कब करते हैं। तो जो आस्क वाला फॉर्म होता है उसका यूज हम जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, यानी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा सेंटेंस में दिया हुआ हो वो होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH हो या फिर यस नो हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि WH होगा तब करेंगे या फिर यस नो होगा तब करेंगे। हम WH वाले के साथ भी करते हैं और यस नो सेंटेंस वाले के साथ करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं। तो जो इसका यूज होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे ही यहाँ पर सेड था यानी पास्ट में था, तो इसका पास्ट टर्म यूज करेंगे आस्क्ड का, और इसके साथ भी हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। तो जब टू का यूज नहीं करेंगे तो हो जाएगा इसके बाद मी, यानी ही आस्क्ड मी। चाहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो ना दिया हुआ, उससे भी कोई मैटर नहीं करेगा, बस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तब जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वेयर नहीं भी रहता, वेयर को अगर हम हटा दें तब जो टर्म बचेगा आर यू गोइंग, इसके लिए भी, ये भी तो हमारा इंट्रोगेटिव है, ये यस नो इंट्रोगेटिव है, तो इसके लिए भी हम लोग आस्क्ड का यूज करेंगे। कहाँ पे करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करने के लिए करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है यूज ऑफ इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड, या फिर इसका जो फॉर्म होता है जैसे शैल इंक्वायर, विल इंक्वायर, ये सब का यूज कहाँ पर करेंगे। तो जो ये सब का यूज होता है वो भी होता है हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो, चाहे वो WH इंट्रोगेटिव हो या फिर यस नो इंट्रोगेटिव हो। WH होगा तब भी करेंगे, यस नो होगा तब भी करेंगे, लेकिन कहाँ पे करेंगे, तो इसका जो यूज है वो भी होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में। ही इंक्वायर्ड,
यहाँ पे इंक्वायर्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेड का यूज किया गया है जो पास्ट फॉर्म है, तो इंक्वायर का भी हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज कर लिए हैं। और इसके साथ ऑफ का भी यूज होता है। जब हम इंक्वायर का यूज करेंगे तो टू का यूज ना करके यहाँ पर ऑफ का यूज होता है। ये बात ध्यान देने वाली है। यहाँ पर जब इंक्वायर लिखेंगे, चाहे इंक्वायर का कोई भी फॉर्म हो, तो वहाँ पे इंक्वायर लिखने के बाद ऑफ का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। पर ध्यान ये देना है कि जब ऑब्जेक्ट होगा तभी इंक्वायर का यूज करेंगे। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी इंक्वायर का यूज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। और जो हमने अभी बताया था आस्क का यूज, तो यहाँ पर आस्क का यूज भी कर सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी। यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही होगा। यहाँ पर जो टर्म है वो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये हमारा गलत है चाहे ये हमारा गलत है। अब आप यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा WH इंट्रोगेटिव है। अगर WH इंट्रोगेटिव का नहीं रहा, WH इंट्रोगेटिव का नहीं रहा, तब भी हमारा इंक्वायर्ड ऑफ का यूज होगा और यहाँ पर आस्क्ड का यूज होगा, तब भी ये हमारा सही रहेगा और ये भी सही रहेगा। मतलब कहने का ये है कि इंक्वायर का यूज हम आस्क्ड के जगह पे कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, ये रहना बहुत जरूरी है, तभी हम इंक्वायर्ड का यूज करेंगे, अन्यथा आस्क्ड का यूज या फिर आस्क के फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट है यूज ऑफ इफ या वेदर। अब इफ या वेदर का यूज कहाँ पर करते हैं? तो इफ या वेदर का यूज हम वहां पे करते हैं जहां हम डैट का यूज करते हैं। डैट का यूज कहां पे करते हैं? तो जब हम रिपोर्टिंग स्पीच के बाद चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटाने के लिए जनरली सेंटेंस में जो हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस हो, जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ हो, उसमें हम डैट का यूज करते हैं। तो उसी डैट के जगह पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ या वेदर का यूज कहाँ करेंगे? तो जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो इंट्रोगेटिव WH का हो या फिर हो यस नो का, यस नो का हो या फिर WH का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तब डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ही आस्क्ड मी में चेंज कर दिए। आस्क्ड का भी यूज हमने अभी बताया था, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया। अब जो हमारा नॉर्मली सेंटेंस में डैट का यूज होता था, नॉर्मली सेंटेंस में जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का यूज होता था, इसी के जगह पे हम यूज करते हैं इफ या वेदर का। इफ और वेदर दोनों का यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इफ का यूज कर रहे हैं और किसी ने वेदर का यूज कर दिया, तो यहाँ पर वो उसका भी गलत नहीं होगा और आपका भी गलत नहीं होगा, दोनों का सही होगा। बस ध्यान ये देना है कि ये जो यूज होना चाहिए वो रिपोर्टिंग स्पीच और जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके बीच में होना चाहिए। यानी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के बाद इफ या वेदर का यूज करते हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। 6 नंबर पॉइंट है चेंजिंग ऑफ पर्सन। अब आप ये सोच रहे हो कि चेंजिंग ऑफ पर्सन तो हमने सीखा था, तब इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर होगा? तो आपने सीखा था, आप सीखे भी होंगे, मगर यहाँ पर कंफ्यूजन इस वर्ड में होता है कि जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हम सिर्फ ध्यान देते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसको, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक और पर्सन है जिसको हम चेंज करना कभी कभी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि जब हम चेंज करेंगे इसे इनडायरेक्ट में, तो इसके साथ साथ ये भी चेंज करेगा। ये तो यू है जिससे हम डायरेक्ट समझ जाते हैं कि ये हमारा सेकंड पर्सन का है, लेकिन ये माई है, MY माई, यानी ये जो हमारा वर्ड है वो फर्स्ट पर्सन का एक
पार्ट है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आई, माई, माइन, मी, ये सब जो है। तो यहाँ पर जो माई है वो भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन का है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे? तो इसे चेंज करने के लिए ही, और यहाँ पर सेड में ही रह जाएगा, जैसा कि हम बताए थे। आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं नरेशन बनाने का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से देखिए और वहाँ से आप सीखिए। अब इसके बाद डैट का यूज़ कर लेते हैं और फिर यू है हमारा सेकंड पर्सन का। अब आपको ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अगर आप SON रूल जानते होंगे तो ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यू जो है हमारा वो तो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है तो जनरली हम ही का यूज करते हैं। और उसके बाद हैड स्टोलन, और फिर यहाँ पर माई है तो माई के लिए यूज करेंगे योर का, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है। माई के लिए यूज कर लेंगे योर का, और उसके बाद पेन, यानी ही सेड दैट ही हैड स्टोलन माई पेन। हम इसे भी चेंज किए और इसे भी चेंज किए। तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 7 नंबर, वो है चेंजिंग ऑफ टेंस। चेंजिंग ऑफ टेंस तो आपने पढ़ा ही होगा। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो या फिर फ्यूचर टेंस का हो, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का हो या फिर फ्यूचर टेंस का हो, तब जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारा प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग स्पीच है और कौन सा फ्यूचर टेंस का है? तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उससे पता चलता है। जो सेज लगा हुआ है यानी ये प्रेजेंट टेंस का है, अगर विल से लगा हुआ है तो ये फ्यूचर टेंस का है, या फिर यहाँ पे शैल से लगा हुआ हो सकता है, या फिर यहाँ पे से या सेज लगा हुआ होगा। लेकिन जब हमारा सेड लगा हुआ हो तब जो वो हमारा टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड हो तब ये हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस का। और पास्ट टेंस को चेंज करने के लिए इस टेबल का यूज करते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम पास्ट टेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, जैसे पास्ट टेंस अगर हमारा रहा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कुछ भी रहा, तब उसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। होगा तो हमारा किसी न किसी टेंस के अकॉर्डिंग ही, या फिर जब नॉर्मल होगा तो उसे डायरेक्ट पास्ट में चेंज कर देंगे। नॉर्मल रहा तो पास्ट में, और कोई टेंस का रहा तो इस टेबल के अकॉर्डिंग। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहा, तब वहाँ पे जो अंदर में यानी रिपोर्टेड स्पीच होगा, वहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका टेंस भी नहीं बदलेगा, इसका टेंस भी नहीं बदलेगा। चाहे वे जो सेंटेंसेस हो वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसमें भी प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वो चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ हो, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते समय क्या चेंज करेंगे और क्या चेंज नहीं करेंगे। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तब सिर्फ जो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजमेंट आता है, जो बदलाव आता है, बस उसी को बदलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी जब कोई एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा या फिर जो क्वेश्चन पूछेगा वो या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, कहने का मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा वो होगा पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में। तो जब पास्ट टेंस में हो तब उसको क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा इसको चेंज करेंगे, और जो जनरल रूल होता है उसके अकॉर्डिंग फिर इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको लिखेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच हमारा चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार जब हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में भी वैसे ही रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो लिखते हैं वो लिखेंगे, या फिर डैट का यूज़ करते हैं डैट का यूज़ करेंगे, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है
वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो चेंज होगा वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच। वैसे ही अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा हो फ्यूचर टेंस का, तो इसमें भी जो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजमेंट आएगा बस वही चेंज होगा, और इसके अलावा जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बात क्लियर है? यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पूरा यूनिवर्स जानता है कि ये ट्रूथ है, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका पर्सन भी चेंज नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वैसे ही उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बनाते समय लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा, इससे आपको कुछ नॉलेज बढ़ी होगी। अब इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी इन 8 पॉइंट में। अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी।